हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो अब तक जो हमने बातें पढ़ी हैं, जो हमने हिटलर का जो एक नाजी व्यू था, जैसे कल हमने पढ़ा किस तरह से उनको स्टेप बाय स्टेप ज्यूज़ एंड अदर अनडिज़ायरेबल को उन्होंने गैस चैम्बर तक ले जाना शुरू किया। ठीक है, पहले उन्होंने उनके लीगल राइट्स ख़त्म कर दिए, फिर उनको सोसाइटी से बाहर करके घेटोज़ में भेज दिया, फिर उनको मारना ही शुरू कर दिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ ले ली। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारे काम किए। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एजुकेशन का, से लाइक हाउ नाजी आइडियोलॉजी वाज पॉपुलराइज्ड अमंग चिल्ड्रन थ्रू एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन थ्रू कैसे उनको पॉपुलराइज किया। तो अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हमने छोड़ा था पेज नंबर 66 पे और हमने फर्स्ट 3 पैराग्राफ कर लिए थे। तो बेटा आज हम करेंगे उससे आगे। सो पेज नंबर 66 4th पैराग्राफ पे आ जाओ, यूथ ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, तो कल हमने कर लिया था हाउ नाजी आइडियोलॉजी वाज पॉपुलराइज्ड अमंग चिल्ड्रन लोग, एंड उन्होंने बॉक्सिंग को किस तरह से एक फेमस स्पोर्ट बनाने की कोशिश किया, क्योंकि उनको लगता था कि इस तरह की जो गेम है वो चिल्ड्रन को स्ट्रॉन्ग हार्ट बनाती है, मजबूत दिल वाला, एग्रेसिव बनाती हैं। ओके, सो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। तो क्या हुआ, जिस तरह नाजी पार्टी थी, उनके वर्कर्स थे, ठीक है, अब उन्होंने यूथ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए, बच्चों के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ताकि नाजी पार्टी का जो सपोर्ट है वो बनता रहे, चलता रहे। सो यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। तो उन्होंने यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि बच्चों को एजुकेट करती थी नेशनल सोशलिज्म के बारे में, यानी कंट्री का जो एक राष्ट्रीय समाजवाद है उसके बारे में बताने के लिए। यानी वो ये दिखाना चाहते थे कि गवर्नमेंट किस तरह से जर्मन लोगों के लिए बेनिफिट कर रही है। ठीक है, 10-year-old हैड टू एंटर जंग वॉक। ठीक है, एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी जंग वॉक। हर 10 साल के बच्चे को, जैसे वो 10 साल से ऊपर हो जाता उसको जंग वॉक में एंटर होना पड़ता था। एट 14 ऑल बॉयज़ हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे ही बच्चा 14 साल का हो जाता उसको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनना पड़ता था। ठीक है, हिटलर यूथ वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूज, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिज़ायरेबल। तो जैसे 14th ईयर का होता उसको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना पड़ता है, जो कि हिटलर यूथ जिसको कहते थे। सो हेयर वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, जहाँ पे उनको लड़ाई से प्यार करना सिखाया जाता था। ग्लोरीफाई एग्रेशन को वो बड़ा ग्लोरीफाई करते थे, उसको बड़ा अच्छा समझते थे। ठीक है, एंड कंडेम डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानते थे, उसकी कमियां बताते थे, क्या कमियां होती हैं डेमोक्रेसी में। एंड बाकी और भी बहुत, जैसे हेट ज्यूस, यहूदियों के, ज्यूस के अगेंस्ट उनको भड़काया जाता था। ठीक है, एंड कम्युनिस्ट, जिप्सीज, ऑल दो जिनको भी अनडिज़ायरेबल उन्होंने बनाया था, उन सब के खिलाफ उनके मन में एक हेट फीलिंग क्रिएट की जाती थी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे जॉइन द लेबर सर्विस। और अब उन्होंने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक क्या किया होता है, वो नाजी आइडियोलॉजी को समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर उनको लेबर सर्विस में एंटर होना पड़ता है। यूजुअली एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में उनको जो लेबर सर्विस थी उसमें एंटर होना पड़ता था। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेज एंड एंटर वन ऑफ नाजी ऑर्गेनाइजेशन। तो 18 साल के होने के बाद उनको आर्मी में सर्विस देनी पड़ती थी और नाजी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना पड़ता था। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922। अब नाजी पार्टी तो पहले से ही चल रही थी। ठीक है, एंड नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1922 में। 4 years लेटर इट वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ। बाद में उसको किस नाम से रखा गया, उसको रखा गया था हिटलर यूथ के नाम से।
ठीक है, वो जो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी उसको हिटलर यूथ के नाम से रखा गया था। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल। ओके, तो इसमें क्या होता था कि जो यूथ था जर्मनी के, जो नौजवान तबका था, उसको नाजी आइडियोलॉजी के तहत यूनिफाई रखा जाता था, यानी सब एक जैसी थिंकिंग का बनाया जाता था। ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व एंड फाइनली बैंड। बाकी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी एक्सेप्ट नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाकी सब जो ऑर्गेनाइजेशन थी या तो वो बैन कर दी गई या फिर वो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में ही मर्ज कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो इस पेज पे दो पिक्चर्स हैं। ऊपर एक फिगर 23 क्लासरूम सीन डिपिक्टिंग ए लेसन ऑफ रेशियल एंटीसेमिटिज्म। उसमें क्या होता था कि बच्चों को ज्यूस के अगेंस्ट एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाया जाता था। ठीक है, और नीचे वाली पिक्चर में क्या किया जा रहा है, ज्यूस बच्चों को या अनडिज़ायरेबल बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, ऐसी पिक्चर यहाँ पे है। ओके, एंड उसके बाद आप देखो फिगर 25 जिसमें हिटलर जो है वो दो बच्चों के साथ दो तीन बच्चे खड़े हैं। ठीक है, डिज़ायरेबल चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड, यानी वो क्या हैं, हिटलर जर्मन बच्चों के साथ खड़ा है, तो वो सुनहरे बालों वाले गोरे चिट्टे ब्लू आइड जर्मन्स हैं जो हिटलर चाहता था कि ऐसे ही जर्मन होने चाहिए। ठीक है, फिगर 26 नेक्स्ट जो फिगर है उसमें आप देखो अ जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप टू अनेक्स्ड पोलैंड फॉर सेटलमेंट। तो इसमें क्या हुआ है कि एक बच्चा है जो कि जर्मन ही है और उनको पोलैंड के हिस्सों में जहाँ कब्जा किया गया था वहाँ बसाने के लिए उनको ले जाया गया है। और ऊपर एक पिक्चर है जिसमें दो लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं फिगर 27 में, ज्यूश चिल्ड्रन अराइविंग एट अ डेथ फैक्ट्री टू बी गेस्ट। यहाँ पे क्या किया, ये दो लड़के आपको दिख रहे हैं और ये कौन है, ये ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, और ये डेथ फैक्ट्री लाए गए हैं ताकि इनको गैस चैम्बर में डाल के मारा जाएगा अब इनको। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक 4.1 द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब उन्होंने चिल्ड्रंस को तो तैयार कर लिया, एजुकेशन दे रहे हैं और भी बहुत सारे काम उन्होंने किए। अब बात यह उनकी मदर्स के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी थी। ठीक है, सो चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वीमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। अब नाजी आइडियोलॉजी क्या कहते थे कि जो वीमेन है वो मेन के कंपैरिजन में बहुत अलग है। ठीक है, और उनके इसी तरह की आइडियोलॉजी उन्होंने क्रिएट अपने सपोर्टर्स में बच्चों में किया था। द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वाज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। और उनकी एक ये भी आइडियोलॉजी थी दैट इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन कैन डिस्ट्रॉय द सोसाइटी। वो कहता था कि मैन एंड वुमेन इक्वल है ही नहीं। ठीक है, और ये जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल चल रहे हैं या जो कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक स्ट्रगल चल रहे हैं जहाँ पे मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल राइट की डिमांड की जा रही है, वो स्ट्रगल बेकार हैं, गलत हैं, नहीं होने चाहिए और ये सोसाइटी को ख़राब करेंगे। ऐसा नाजी वीमेन के अकॉर्डिंग उनकी थिंकिंग थी, आइडियोलॉजी थी। वाइल बॉयज़ वर टॉट टू बी एग्रेसिव मैस्कुलाइन एंड स्टील हार्टेड। ठीक है, तो जैसे लड़कों के लिए तो क्या थिंकिंग थी, लड़कों से वो क्या चाहते थे, दे मस्ट बी आयरन हार्टेड यानी मजबूत दिल के हों, एग्रेसिव हों, एंड मैस्कुलाइन। गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। लड़कियों को क्या सिखाया जाता था, दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर, वो अच्छी माएँ बने और प्योर जर्मन ब्लड यानी कि प्योर जर्मन बच्चे ही वो क्या करेंगे, पाले पोसेंगे। Girls had to maintain the purity of race, distance themselves from Jews। और लड़कियों की ये जिम्मेदारी थी कि वो रेस की यानी अपनी जर्मन नस्ल की प्रोटेक्शन करे, रक्षा करे एंड मेक ए डिस्टेंस विद ज्यूस। ठीक है,
और ज्यूस से दूर ही रहे, ज्यूस से किसी तरह का कोई संपर्क ना करे, स्पेशली कोई लव अफेयर या मैरिटल अफेयर तो बिल्कुल ना हो, शादी या इस तरह का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यू, अपने घर के कामकाज करे और अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज़ को पढ़ाए समझाए। दे हैड टू बी द बियरर ऑफ आयरन कल्चर एंड रेस, भाई ये जो रेस है, ये जो जर्मन रेस है, नस्ल है, ये किसकी जिम्मेदारी है इसको संभालने की? वो मदर्स की ही जिम्मेदारी है संभालने की। इन 1933 हिटलर सेड, अब हिटलर ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया 1933 में, सो इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़न, मेरी नज़र में मदर जो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़न है, नागरिक है। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, वीमेन हु बोर रेशियली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड। तो क्या हुआ कि बट वहाँ पे सब माओं की एक जैसी वैल्यू नहीं थी, ठीक है। जिन माओं ने अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन पैदा किए थे उनको पनिश किया गया। एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड, और जिन्होंने जर्मन्स बच्चे पैदा किए, यानी जिन्होंने जर्मन्स रिलेशन बनाए, ठीक है, उनको अवार्ड भी दिए गए। दे वर given favor treatment in hospital and were also entitled to concession in shops and on theatre tickets and railway fares, यानी जिनके बच्चे प्योर जर्मन होते थे, ठीक है, तो उनके मदर्स को क्या दिया जाता था? हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता, कंसेशन मिलता था, रेलवे शॉप्स पे डिस्काउंट मिलता था, छूट मिलती थी उनको, बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस मिलते थे। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन ऑनर क्रॉस वर अवॉर्डेड, और औरतों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उन्होंने एनकरेज करने के लिए कुछ मेडल्स भी बनाए, यानी कि उनको वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों बट हों जर्मन ब्लड ही, प्योर ब्लड, क्योंकि वो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करना चाहते थे। सो अ ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6, गोल्ड फॉर 8 और मोर। तो अगर किसी ने 4 बच्चे पैदा किए हैं तो उसको ब्रॉन्ज यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिलता था, एंड 6 बच्चों पे मिलता था सिल्वर मेडल, और 8 या ज़्यादा बच्चों में मिलता था गोल्ड मेडल। सो ऑल आर्यन वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड। अब जो वीमेन जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, जो तरीका वो चाहते थे, उस तरीके पे अगर कोई वीमेन नहीं है, यानी कि उसने ज्यूस के साथ रिलेशन रख लिए या किसी ज्यूस के साथ शादी कर ली या किसी से कोई ऐसा रिलेशन हो गया, तो बच्चा जो है उसका वो प्योर जर्मन नहीं है, तो उनको पनिश भी किया जाता था, और पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी वो। तो उनको क्या किया जाता था? पब्लिकली कंडेम किया जाता था, उनको पनिशमेंट मिलती थी, यानी कि ऐसे बीच चौराहों पे, सड़कों पे उनको पूरा ह्यूमिलेट किया जाता था, इंसल्ट किया जाता था। Those who maintained contact with Jews, Poles and Russian were paraded through the town with shaved head and blackened face and placard hanging around their neck announcing, I have sullied the honor of the nation। ठीक है, यानी कि एक तरह से जिस भी लड़की ने किसी ज्यूज़ के साथ रिलेशनशिप रख लिया, रशियन के साथ या पोल्स के साथ, पोलिश के साथ रिलेशनशिप रख लिया, एक तरह से उसको देशद्रोही बना देते थे वो। ठीक है, तो क्या किया जाता? उनको शहर की सड़कों पे ऐसे घुमाया जाता था, सिर बाल काट दिए जाते थे, शेव्ड हेड, ठीक है, गंजा कर दिया जाता, मुंह काला करके उसको शहर की गलियों में घुमाया जाता था, और उसके गले में एक तख्ती डाल दी जाती थी जिस पे लिखा होता था, आई हैव सलेड द ऑनर ऑफ द नेशन, भी मैंने अपने देश का जो प्राइड है, ठीक है, एंड ऑनर है, सम्मान है, वो ख़राब किया है। सो मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंस एंड लॉस सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड एंड फैमिली फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो अगर कोई वीमेन, कोई जर्मन लड़की ने ऐसा किया होता था तो कुछ को जेल भी जाना पड़ा, जेल में भी डाला गया, ठीक है, कुछ को एक क्रिमिनल ऑफेंसेस की तरह ट्रीट होता था ये, यानी कि बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। ठीक है, सो दिस वाज द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, मींस द पॉलिसी रिगार्डिंग वीमेन एंड गर्ल्स इन नाजी जर्मनी। अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द व्यू ऑफ नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे बताने हैं। लाइक एक पॉइंट आप नाजी मदर्स के रिगार्डिंग, दे डिडंट वी कैन से दे डिडंट टू द फिनोमिना ऑफ इक्वलिटी, उन्होंने बराबरी का कोई दर्जा नहीं लिया,
दे कंसिडर मैन एंड वुमेन अनइक्वल, ठीक है। एंड जो ये मेडल वाली बात है, रिवार्डेड और पनिशमेंट वाला पॉइंट है, ठीक है। शेव्ड हेड वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आप बना सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट आती है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। सो हाउ दे पॉपुलराइज देयर प्रोपेगेंडा। द नाजी रेजिम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। तो उन्होंने अपना जो प्रोपेगेंडा था वो फैलाया कैसे, किस तरह लोगों के मन में उन्होंने जहर भर दिया एक स्पेशल कम्युनिटी के अगेंस्ट। हाउ दे पॉपुलराइज देयर नाजी आइडियोलॉजी अमंग पॉपुलेशन। सो द नाजी रेजिम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। तो उन्होंने मीडिया का बड़े तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि मीडिया जो था वो कंप्लीट अब सरकार के गुण गाता था, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हिटलर पॉलिसीज़ को ही सुनाता था बस, ठीक है। वो यानी कि आम लोगों से जुड़ी कोई बात नहीं बताते थे, आम लोगों से जुड़ी कोई खबर नहीं दिखाते थे, सिर्फ गवर्नमेंट की ही जो बड़ाइयाँ हैं वो करते रहते, गवर्नमेंट की वीकनेस छिपाई जाती थी, और जो वो लोगों को मार रहे थे उसकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं की, कोई बुराई नहीं की मीडिया ने। The terms they coin to describe their various practices are not only deceptive, they are chilling. Nazi never used the word kill or murder in their official communication. Even जो नाजी आइडियोलॉजी थी, जो उन्होंने अपना जो वो काम कर रहे थे लोगों को मारने वाला, उसमें उन्होंने कभी किल एंड मर्डर वर्ड यूज़ नहीं किया, उन्होंने मारने वाला शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे वो अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। तो क्या इस्तेमाल होता था देखो। So mass killing were termed as special treatment, final solution, euthanasia and selection and disinfection, ठीक है। तो क्या क्या होता था देखो, फाइनल सॉल्यूशन अब जैसे मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि हिटलर को क्या लगता था कि ज्यूस को तो मार देने यानी ख़त्म कर देने पे ही ठीक रहेगा, यानी अगर हम इनको कन्वर्ट कर लें, इनका रिलीजन कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में ले आएँ तब भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। यानी इनको तो फाइनली अबॉलिश ही करना पड़ेगा, ख़त्म ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो फाइनल सॉल्यूशन, स्पेशल ट्रीटमेंट, यूथेनेशिया एंड सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन वर्ड कहाँ यूज होता था, जब ज्यूज को मारने के रिगार्डिंग बातें लिखी जाती थी, ठीक है। लाइक उन्होंने आज तय किया है भी 100 ज्यूज मारे जाएंगे, तो वो उसमें किलिंग वर्ड यूज नहीं करते थे, फाइनल सॉल्यूशन। लाइक वी हैव गिव अ फाइनल सॉल्यूशन टू 100 ज्यूज, भाई आज हमने क्या किया, 100 ज्यूज का फाइनल सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। उनको क्या लगता था, ज्यूज ख़त्म यानी कि अब प्रॉब्लम जो है वो कम हो गई, इनका तो फाइनल सॉल्यूशन हुआ। स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ लोगों को टॉर्चर किया जाता था, ठीक है, उनको नॉर्मली फांसी दी जाए या कुछ भी ऐसे तरीके किए जाएं, स्पेशल ट्रीटमेंट होते का वर्ड यूज़ होता था। यूथेनेशिया, जो क्रिपल्ड थे, मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकैप लोग थे, ठीक है, उनको मारने के लिए यूथेनेशिया वर्ड होता था। यूथेनेशिया का मतलब मैंने आपको बताया था इच्छा मृत्यु, जो अपनी इच्छा से मर रहा है, ठीक है। एंड सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, अदर जो अनडिज़ायरेबल लोग हैं वो क्या मानते थे, उनको अपनी सोसाइटी का इन्फेक्शन मानते थे, भाई ये हमारी सोसाइटी को इम्प्योर कर सकते हैं, ठीक है। सो इवैक्यूएशन मीन डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर। इवैक्यूएशन वर्ड का मीनिंग क्या था, लोगों को गैस चैम्बर में डालना। डू यू नो वर्ड द गैस चैम्बर वर कॉल्ड, और गैस चैम्बर को क्या बोलते थे, दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरिया, यानी जिस गैस चैम्बर में डाल के लोगों को मारा जाता था उसको भी गैस चैम्बर नहीं कहते थे, उसको क्या कहा जाता था, डिसइंफेक्शन एरिया। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन ख़त्म कर रहे हैं, किसका, सोसाइटी का, यानी सोसाइटी का इन्फेक्शन यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। यानी हर चीज़ को उन्होंने कोई नेगेटिव वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रखा था, सब पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल कर रखे थे। एंड लुक्ड लाइक बाथरूम इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स, ठीक है। और उनको क्या किया जाता है वहाँ पे, वो उन्होंने कोशिश तो ये किया था भाई ये देखने में गैस चैम्बर में ना लगे, ठीक है, उन्होंने उसको थोड़ा सा डिज़ाइन भी कर रखे थे।
मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रेजिम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। मीडिया ने भी क्या किया, जो हिटलर व्यू था उसको पॉपुलराइज करने में अपना पूरा रोल प्ले किया, पूरा काम किया उन्होंने। नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेज, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन एंड लीफलेट्स। तो नाजी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचाई किस तरह से, मीडिया, रेडियो, लीफलेट्स यानी पर्चे बंटवा के, छपवा के, दीवारों पे लगवा के, ठीक है, पोस्टर्स, फिल्म के थ्रू, कुछ फिल्में भी बनाई गई जिसमें ज्यूज़ के अगेंस्ट, उनको अगेंस्ट मूवीज़ बनाई गई थी। इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन वॉर स्टीरियोटाइप। और जो पोस्टर बनते थे उनमें ज्यूज एंड अदर अनडिज़ायरेबल लोगों के खिलाफ ऐसी पिक्चर्स बनाए जाते थे जो कि उनके अगेंस्ट एक एनवायरनमेंट तैयार करे। सो जर्मन वर एनिमीज ऑफ जर्मन वर स्टीरियोटाइप्ड, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज एविल। यानी उनको एक बुराई के तौर पे दिखाया जाता था, ठीक है, उनका मजाक उड़ाया जाता था। सोशलिस्ट एंड लिबरल वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजनरेट। जो लोग डेमोक्रेटिक थे, डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, कम्युनिस्ट थे, उनको वीक एंड डीजनरेट दिखाया जाता है, यानी कमज़ोर दिखाया जाता था। उनको भी सोसाइटी का एनिमी, दुश्मन ही माना जाता था। प्रोपेगेंडा फिल्म वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूज़। और ज्यूज़ के अगेंस्ट एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए कुछ मूवीज़ भी बनाई, फिल्में ही बनी, ठीक है। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द इटर्नल ज्यू। और एक ऐसी मूवी थी जिसका नाम था द इटर्नल ज्यू। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। तो उसमें ज्यूज़ के अगेंस्ट एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा उन्होंने उनको फिल्माया, ठीक है, जिससे ज्यूज़ का बड़ा मतलब उसका बुराई की गई थी, उनको एक बुराई के तौर पे दिखाया गया था। दे वर शोन विद फ्लोइंग बियर्ड वियरिंग कफ्तान्स। उनको दिखाया गया था वो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, कफ्तान पहना वो उन्होंने। वेयर इज़ इन रियलिटी इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन ज्यू बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंसेज। जबकि असल में ऐसा नहीं था। असल में तो एक जर्मन और ज्यूज़ को पहचानना ही मुश्किल था क्योंकि सब एक जैसे ही कपड़े पहनते थे, पर मूवी में उनको क्या बड़ा अजीबोगरीब सी दाढ़ी और कफ्तान पहन के दिखाया जाता था, ठीक है, बिकॉज दे वर अ हाईली असिमिलेटेड कम्युनिटी। दे वर रेफर्ड टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट। उनको क्या ऐसे कीड़ों की तरह दिखाया जाता था, भाई लाइक दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर सोसाइटी। वो कीड़े हैं जो हमारी सोसाइटी को खा रहे हैं। Nazism worked on the minds of the people, tapped their emotion and turned their hatred and anger at those marked as undesirable। ठीक है, तो नाजी आइडियोलॉजी ने लोगों के माइंडसेट पे काम किया, लोगों को अदर जो अनडिज़ायरेबल थे उनको नफ़रत करने के लिए उन्होंने ऐसा एक एनवायरनमेंट तैयार किया ताकि सब इनके अगेंस्ट हो जाएं, ठीक है। So the Nazi made equal effort to appeal to all the different sections of population. They sought to win their support by suggesting that Nazi alone could solve all the problems. तो उन्होंने एक ऐसी आइडियोलॉजी जो थी वो अपने लोगों में फैलाई थी, that Nazi could alone solve all the problems of country, कि नाजी अकेले ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, अदर ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, हमें अदर किसी कम्युनिटी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेटा आज हम यहाँ तक करेंगे, फिर कल ये चैप्टर हो जाएगा अपना पूरा, ठीक है। तो बेटा आपने इसके जो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपने लिखने हैं, ओके। फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपने इसके एनसीईआरटी के अपने नोटबुक में लिखने हैं। इसको मैं असाइनमेंट की तरह ही ट्रीट करो, ओके बेटा। सो अभी कल हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच।